अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक के जरूर इज़्ज़त का हम तेरी ही बात करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ, और ना बहके हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो किस चीज़ पे चल रहा था? सर आपने कहा था चार्ज कन्वर्सेशन से शुरू करेंगे। बीन भाई बिल्कुल सही याद है आपको, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो हम अभी वहीं पर ही हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर हम शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जिसमें चार्ज कन्वर्सेशन की जिक्र हो रही है इसमें। यस सर। अच्छा जी, द फंडामेंटल आइडिया ऑफ चार्ज conservation is contained in Maxwell's equation if we take the divergence of the differential form of Ampere's law। अगर हम Ampere's law की डाइवर्जेंस लें तो कोई बताएगा वैसे डाइवर्जेंस हम किसे कहते हैं? कल हमने क्विज में भी पूछा था डाइवर्जेंस के हवाले से, तो डाइवर्जेंस हम किसे कहते हैं जनाब? डाइवर्जेंस से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है, या क्या होता है डाइवर्जेंस? पहले मैं बता देता हूँ। डाइवर्जेंस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है डिस्पर्जन वगैरह, और किसी भी वेक्टर फील्ड को अगर स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए डाइवर्जेंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी वेक्टर फील्ड को उसे स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करना है, सॉरी वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करना है, तो उस मकसद के लिए हम डाइवर्जेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जो एम्पेयर सर्किटेव लॉ की एक्सप्लेनेशन थी, उसके फॉर्मूले को हमने डाइवर्जेंस किया उसको। जब ये एम्पेयर सर्किटेव लॉ की डेफिनेशन है, ये एक डिव नहीं होता है इसमें, और ये एक डिव नहीं होता। तो जैसे ही हम इसको डाइवर्जेंस करते हैं तो ये जो एक रिलेशन है ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो रॉ अपन एप्सिलॉन नॉट बन जाती है। देन फर्दर मोर इसको और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें दो रिजल्ट्स फॉर्म होते हैं। डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डावा पी बाई डावा रॉ बाई डावा टी। So जी, the implication here is that the current through any closed surface, जब भी करंट किसी क्लोज सरफेस से गुजरता है, क्लोज सरफेस का मतलब जहाँ से करंट गुजर रहा हो वो ओपन ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि करंट जो गुजर रहा है ना जहाँ से, वो क्लोज सरफेस नहीं है बल्कि वो ओपन सरफेस है, तो उससे हमें आइडिया ये होगा कि ओपन सरफेस से गुजरने वाले करंट को हम वो नहीं कर सकते, आई मीन काउंट नहीं कर सकते, और इसके अलावा ओपन सर्किट से, ओपन शेप या ओपन सरफेस से गुजरने वाले करंट को हम लिमिट नहीं कर सकते, उसको एस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये वजह है कि हमारा जो ओपन सरफेस का जो करंट होता है वो हम मालूम नहीं करते, क्योंकि उसके लिए फिर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स और प्रोबेबिलिटी की इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम उसकी शेप्स डायग्राम्स वगैरह बना के मॉडलिंग करके उसको हम आगे लेके चलते हैं। ये तरीका है इसको करने का। इसीलिए हमारे क्लोज सरफेस होने चाहिए। जैसे आपको याद होगा हमने गॉसेस लॉ की जब बात की थी तो उसमें भी यही कहा था कि हमारे क्लोज सरफेस होने चाहिए। अगर हमारे सरफेस क्लोज होंगे तो ही हम उनका फ्लक्स मालूम कर सकेंगे, तो और अगर वो क्लोज नहीं होंगे तो हम उसका फ्लक्स मालूम नहीं कर सकेंगे। तो ये मेन चीज़ है जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं इसमें। एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज। टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब ये कि चीज़ें जो हैं वो रेट ऑफ चेंज से तब्दील हो रही हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी जो
एक्सप्रेशन है वो दो तरह की होती है, एक होती है टाइम वेरिंग और एक होती है टाइम इनवेरिएंट। वो एक्सप्रेशन जिनके ऊपर टाइम आ जाता है, जैसे आप ये देखें कि हमारी जो इक्वेशन है डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डावा रॉ बाई डावा टी, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। तो ये फील्ड्स, कॉन्सेप्ट और एक्सप्रेशंस कहलाती हैं टाइम वेरिंग कॉन्सेप्ट इक्वेशन एक्सप्रेशंस। और वो एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमारा टाइम नहीं आता, तो उन एक्सप्रेशंस को टाइम इनवेरिएंट फील्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये वाली फील्ड देखें तो ये टाइम इनवेरिएंट फील्ड है, ये टाइम वेरिंग नहीं है क्योंकि टाइम इसके अंदर नहीं आ रहा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये टाइम वेरिंग फील्ड है। दिस इज एन important टेस्ट of Maxwell's equation since all experimental evidence points to charge conservation। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे चार्ज कन्वर्जेशन के हवाले से जो मैक्सवेल ने हमें प्रोवाइड किए थे। अच्छा, अब एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि क्विज के हवाले से जो आप लोगों ने कल दिया था वो कंपैरेटिवली इजी था या मुश्किल था? यार आपकी आवाज बहुत पीछे से कट रही है, बूम बूम हो रहा अभी सही आ रही है? अभी आवाज़ सही आ रही है? है। यस। यस सर, अब सही है। जी जी, मैं पूछ रहा था कि जो मैंने क्विज कर लिया था वो कंसेक्यूटिवली इजी था या मतलब मुश्किल था? नॉर्मल था सर। ठीक है। सही था सर, सही। मतलब आपके लिहाज से क्विज अगर इस तरह हो तो मतलब सही रहेंगे? यस सर। जी जी सर। ओपन बुक में फायदे हैं ये, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि हम देखकर तो लिख लेते हैं लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि हम लिख क्या रहे हैं। तो ये एक नुकसान भी है इसका। इसीलिए ओपन बुक नहीं रखा जाता क्योंकि बच्चे इससे खराब हो जाते हैं। क्योंकि फिर उनका रुझान ये होता है कि मिड भी ऐसे होंगे, फाइनल भी ऐसे होंगे, हम शुरू से ऐसे ही चल रहे हैं तो आखिर में भी ऐसे ही हो, तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खराबी का बायस ही बनाती हैं। तो बहरहाल कल नाइट शिफ्ट में भी हमने एक लिया था, नाइट शिफ्ट कह रहा हूँ मतलब शाम रात में भी एक क्विज़ लिया था। तो दो शिफ्टों में हमने क्विज़ की, आज भी दो शिफ्टों में मेरे दूसरे सब्जेक्ट के क्विज़ होंगे जो हम कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। आवाज़ मेरी सही आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यस सर, हो रही है, लेकिन सर पीछे से कट बहुत रही है आवाज आपकी। मोबिन, तुम्हारा नेट का इशू है शायद, मुझे क्लियर आ रही है सर। हाँ ये हो सकता है क्योंकि मैं तो बहुत करीब होके बोल रहा हूँ और एक को नहीं सही आ नहीं रही सर, मेरे पास क्लियर है। है। तो मुमीन भाई हो सकता है आपके पास वो नेटवर्क का इशू हो, आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें तो क्या पता सही हो जाए आपके एंड से चीज़। अच्छा, वेव इक्वेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कर्ल के ऑपरेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। जो कर्ल का ऑपरेशन होगा, कर्ल एमवीसी में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कर्ल। मुबीन भाई हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं, तो वेव इक्वेशन पे आते हैं। द वेव इक्वेशन, तो वेव इक्वेशन क्या है? ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हमने पढ़ी हैं और हमने उसमें भी दी थी आपको, कोई भी चार पॉइंट्स लिखे इंटीग्रल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म में, तो कंटेन द वेव इक्वेशन। मैक्सवेल की इक्वेशन असल में वेव इक्वेशन रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपकी होती हैं, अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं कि वेव्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो आज हम इसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे। क्लिक एनी वन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर फर्दर डिटेल्स, मतलब ये स्पेक्ट्रम की डिटेल है। जैसे आप ये देख रहे हैं ए आर रेडियो, सॉरी ए एम रेडियो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स होती हैं जिनके अंदर एफएम के रेडियो सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर के जरिए उसे रिसीव किया जाता है। उसके बाद जो है शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स। इसके अंदर हमारी जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उनको देखा जाता है और उनको नापा जाता है। इनकी आप वो देखें तो ये जो वो है फ्रिक्वेंसी, तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी इस स्पेक्ट्रम में लोअर है और आगे जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आगे जाती जा रही है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी कम है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इससे आइडिया क्या होता है? अच्छा, फ्रिक्वेंसी कहते किसको है हम? फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन ये होती है कि अ साइकिल कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमारे घर में जो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है सिग्नल की, आपको पता होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आती है। तो ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हमारे घर फ्रिक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या होता है? आप लोग तो माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल
के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। जी जनाब। पर करंट जो चेंज होता है 50 टाइम्स पर सेकंड होता है। हाँ तकरीबन ये, उसमें बात यह है, इसमें फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन ये बनती है कि फ्रिक्वेंसी जो, वो सिग्नल जो अपने आप को 50 मरतबा तब्दील करता है 1 सेकंड में, उसे फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, और वो 50 हर्ट्ज बनती है। ठीक है जी। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा जी, इसके अलावा मैं ये बता रहा था कि शुरू की जो स्पेक्ट्रम आप देखें, इसमें फ्रिक्वेंसी कम मिलेगी आपको, लेकिन आगे जाते जाएं तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। देखिए आगे ऑस्किलेशंस भी ज़्यादा हैं, यानी फ्रिक्वेंसी की वेव ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और जितनी ज़्यादा हम फ्रिक्वेंसी में आगे जाते जा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी की जो नेचर है वो ऑल्टरनेट हो रही है, यानी कंटिन्यूसली चेंज 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 हो रही है। तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी और ये हायर फ्रिक्वेंसी, ये शॉर्ट लॉन्ग वेव लेंथ, क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी कम होती है तो वेव लेंथ बढ़ जाती है, और हाई फ्रिक्वेंसी में वेव लेंथ शॉर्ट होती है। लो क्वांटम एनर्जी यहाँ होगी लो फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पे, और हाई फ्रिक्वेंसी में हाई क्वांटम एनर्जी होगी। आगे मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं, उसे कंटिन्यू करता हूँ। टेलीविज़न एफएम रेडियो जो आपका होता है, वो एफएम रेडियो पुराने टाइम में उस पर भी चलता था, एफएम रेडियो के ऊपर, मतलब जैसे टीवी के सिग्नल होते थे। माइक्रोवेव रडार जो है वो फ्रिक्वेंसी पे चलता है, जो कि मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होता है, मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा, 600 मेगाहर्ट्ज नॉमिनली है इसके लिए। मिलिट्री वेव टेलीमेट्री, सॉरी मिलीमीटर वेव्स टेलीमेट्री। इसके बाद जो है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद जो है फार इंफ्रारेड भी आती है इसमें। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आता है, यानी कि जैसे आप वो कलर देखते हैं ना उसमें रेनबो के, फेब्रिको वगैरह के सारे कलर होते हैं, तो रेनबो की कलर जो आपके सामने नज़र आते हैं वो रेड से शुरू होता है और ब्लू के ऊपर वो एंड होता है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, क्योंकि ये बाकी हमें नज़र नहीं आते, और इसके बाद भी हमें अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे गैमा रेज हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जो रेनबो की लाइट के सिग्नल हैं, ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? अगर आपको इसे देखना है तो आप उससे विजिबल स्पेक्ट्रम को, सूरज की रोशनी की किसी भी किरण को आप लें और उसको एक प्रिज्म के ज़रिए से गुजार के दूसरे हिस्से में देखेंगे, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के नतीजे में आपको वो 7 रंगों में तकसीम होती हुई नज़र आएगी। तो वो विजिबल लाइट है, और हर एक कलर की अपनी फ्रिक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा जो है उसमें रेड की है, और सबसे कम इसमें ब्लू की है। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज पे हम आते हैं, एक्स रेज पे आते हैं। तो एक्स रेज जो गैमा रेज है उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने ये बात भी देख ली है। एक फार्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर होती है v इंटू रॉ, यानी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ के बराबर होती है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ के। और जब हम इसे c की वैल्यू निकालते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है। स्पीड ऑफ लाइट भी यही है, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यही है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट के बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ये एक न्यूमेरिकल की छोटी सी वैल्यू है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये रिकॉल भी करवा दूंगा थोड़ी देर में। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात करते हैं, जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिए थे, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब भी बुक के हिस्से हैं, लेकिन हम इस पर कितना फोकस नहीं करेंगे। मैं इसमें से आपको सी निकालने की बात बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट देखें, तो स्पीड ऑफ लाइट वो चीज़ जो हमारे रिलेटिव मीडियम में सबसे फास्ट है, हम जानते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट है। और सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो इक्वल है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर। ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है? कोई सवाल अगर किसी का नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Experimental measurements of the speed of light have been refined in progressively more accurate experiments since the 17th century. Recently, experiment give a speed of
सी की वैल्यू जो निकाली वो तकरीबन बनती है 3 × 10⁸ और मील फी घंटा के हिसाब से ये स्पीड अगर हम कन्वर्ट करें, यानी 3 × 10⁸ को माइल फी घंटा हम वो गाड़ी चलाते हैं ना मेरे ख्याल में किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो नहीं, किलोमीटर अलग है, मील अलग होता है। तो मील फी घंटा की स्पीड एक डिफरेंट है। तो बाद स्पीडोमीटर में मील फी घंटे के हिसाब से भी स्पीडोमीटर्स होते हैं गाड़ियों में। तो मील फी घंटे के अंदर अगर इसे कन्वर्ट करें तो वो बनती है 1,86,000। 1,86,000 मील फी घंटा की स्पीड है जिसमें हम नॉर्मली गाड़ी चला रहे होते हैं, उसमें स्पीड ऑफ लाइट निकाली जाती है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट को निकालने का जो तरीका है वो ये है, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालने का तरीका वो ये है कि C = 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो इसके नतीजे में आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर होती है, और म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो 4 × π × 10⁻7 हेनरी पर मीटर होती है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें वैल्यूज़ को जो मैंने बताई है, और उसका रूट ले लें और उसको 1 से डिवाइड कर लें, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल सेम मिलेगी। तो हर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पीड ऑफ लाइट सेम स्पीड से मूव करते हैं, और वो जो सेम स्पीड से मूव करते हैं उनकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, जो मैंने अभी बताई आपको। और ये निकालने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया, ये इंशाल्लाह मैं एग्जाम में भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने वर्बली ये चीज़ बताई है, करके नहीं दिखाई, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यूज़ मैंने बता दी है, उसको प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे। और ये वैल्यू अंडरस्टूड है, तकरीबन सबको पता होती है, और मैंने बता दिया, तो होपफुली ये चीज़ें आप नोट वगैरह भी कर रहे होंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें। मुबीन भाई, मेरी आवाज़ सही आ रही है अब आपको? यस सर। अच्छा जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर भी यही चीज़ है जो बताई जा रही है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वही। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लोअर होती है और आगे जाके फ्रीक्वेंसी हायर हो जाती है, तो वेवलेंथ इज अबाउट 3 फुटबॉल फील्ड लॉन्ग। ये जो वेवलेंथ है ये 3 फुटबॉल की फील्ड के बराबर होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो आपको 10⁸ मिल रही है वेवलेंथ अबाउट 3 मीटर एंड 10 फीट लॉन्ग, और इसकी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। ये इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का एक दूसरे के साथ, और ये रिलेशन हमें यहाँ से मिला है। स्पीड और वेवलेंथ का एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन रखते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी और v = f × λ। f और लैम्डा का एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है। जैसे अगर आप यहाँ पे f को रखते हैं और लैम्डा को वहाँ भेज दें तो v/λ हो जाएगा, और v/λ की जो वैल्यू होती है वो आपकी इनवर्स रिलेशन में आएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया, ये सारी वेव्स और वो थी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया और उनकी स्पीड को कैलकुलेट किया है आज हमने। अब आगे मूव करते हैं हम कि ऑब्टेनिंग द वेव इक्वेशन जो है वो कर्ल के ऑपरेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह इसके कल करेंगे हम। कर्ल का जो ऑपरेशन है हमारा, इसके फॉर्मूले आज डिस्कस कर लेंगे। टेक द कर्ल फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ का अगर कर्ल लिया जाए तो फैराडे का फॉर्मूला क्या होता है? फैराडे लॉ का डाइवर्जेंस ऑफ बी डिवाइड बाय डी टाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम इसका कर्ल लेते हैं। कर्ल इससे कहते हैं कि डेल क्रॉस, ये एक्स नहीं है, जैसे ये डेल क्रॉस ई है, इसी तरह से डेल क्रॉस सर की एक्सप्रेशन है। तो डेल क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और कर्ल जब भी आता है तो याद रखें डेल्टा के साथ आता है, डाइवर्जेंस भी डेल्टा के साथ आता है, और ग्रेडियंट भी डेल्टा के साथ आता है। इन दोनों में, तीनों में फर्क ये है कि डाइवर्जेंस आता है तो डॉट के साथ आता है, और जो कर्ल आता है वो क्रॉस के साथ आता है। तो जब आप फैराडे लॉ का कर्ल लेंगे तो आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, और इस चीज को हम कहते हैं एम्पेयर्स लॉ। और एम्पेयर लॉ को सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर
तो एम्पेयर लॉ के अंदर ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये याद नहीं करनी, जस्ट मैं रिलेशन बता रहा हूँ। एग्जाम में आने वाली चीज़ को हम रिव्यू कर लेंगे, लेकिन पढ़ना एक अलग होता है और एग्जाम के सिनारियो को डिफरेंट, उसको पढ़ना उसको देखना वो चीज़ डिफरेंट होती है। जो मैं असाइनमेंट क्विज करवा रहा हूँ और जो लॉज और जो मैं खुद बता रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट, तो उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें या मेरी वीडियोस को दोबारा देख लें तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। ऑब्वियसली हम एक बड़ा सिलेबस पढ़ लें, तो अगर हम सिर्फ एग्जाम ही करके पढ़ लेंगे ना कि इम्पोर्टेंट, तो फिर हम कभी कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए एग्जाम की फिक्र मत करिएगा। एग्जाम के हवाले से हम उस चीज़ को नॉर्मल और आप लोगों को डिफाइन वे में लेके चलेंगे। तो बीच में मैं बता भी रहा होता हूँ, तो हर चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कुछ चीज़ें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती हैं। अच्छा जी, तो मैं अभी इसको आगे बढ़ाने से पहले बल्कि ऐसे कर लेते हैं, फिर कर्ल को हम कर लेंगे क्योंकि छोटा सा हिस्सा ही रह गया, बाकी फिर हम कर्ल पे आते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट एम्पेयर्स लॉ फॉर चार्ज एंड करंट फ्री रीजन, तो उसकी एक्सप्रेशन ये वाली बनी। तो इसने इसका डबल कर्ल ले लिया, ऐसे ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। दिस इज द थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। इट इज हार्ड टू विजुलाइज in this form. It looks more familiar when reduce a plane wave with the field in the x direction only। अच्छा, ये वेव जो डायरेक्शन है ये सारी x डायरेक्शन में होती है। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं वो मूव करती हैं x डायरेक्शन में, और हमारी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो मूव करती हैं y डायरेक्शन में, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो तीनों एक्सिस के अंदर मूव करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना कि तीनों एक्सिस में किस तरह मूव करती हैं, ज़रा ये डिफरेंट है। तो उसकी फॉर्मेशन इलेक्ट्रो और मैग्नेटो दोनों मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं और वो आपकी फ्लो हो रही होती है। Since the electric field is in x direction, only the propagation is perpendicular to the x-axis and can be in any direction in the yz plane, depending upon the values of the derivatives. This equation is the journal form of two-dimensional। अच्छा, वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें, इससे बाद हम कर्ल पे आएंगे, तो वेव की इक्वेशन ये बनती है। वेव इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेव की अगर हम बात करें, जो कि ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखें इसको हम एक्स की पोजीशन के हिसाब से सिर्फ डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सर से गुजर रही होगी बात, लेकिन इसको मैं गोइंग थ्रू करके इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम पढ़ते भी नहीं है, हमें पढ़ाए भी नहीं जाते। तो ये कम से कम गोइंग थ्रू करना ज़रूरी है, चाहे हम उससे समझें या नहीं समझें। तो गोइंग थ्रू करने से ही होता है कि जब कभी वक्त हुआ इसको पढ़ने का, इसको इस्तेमाल करने का, तो आपको कम से कम ये तो आइडिया होगा कि हमने इसको देखा हुआ तो है, चलो इस तरह याद नहीं है हमें अगर, तो इसलिए इस तरह की चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब आते हैं कर्ल की तरफ। ये कर्ल क्या चीज़ होती है, डाइवर्जेंस क्या होती है, ये कोई बताएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मेरे भाई कि डाइवर्जेंस हम किसे कहते हैं। तो आप में से कोई बताए, मैं ज़रा पानी पी लूँ, सोचें ज़रा। जी, तो कौन बताएगा? सर जो डाइवर्जन है ना सर, ये वेक्टर ऑपरेटर है सर, ये ऑपरेट करता है वेक्टर फील्ड्स को सर। जी जनाब, यही इसका जवाब है, लेकिन अधूरा है। डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करता है, और कर्ल जो है
वो वेक्टर फील्ड को रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं तस्वीर से अगर समझा दूं आपको तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ इसको। अगर आप गौर से देखें तो ये एक चार्ज ऑफ फील्ड है। ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस अगर आप देखें तो तमाम डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, बिखर रही है, नमूदार हो रही है, फैल रही है, तो इसे डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। 3D में ये कॉन्सेप्ट इस तरह का है। और जो कर्ल का ऑपरेशन है, कर्ल का ऑपरेशन ये होता है, एक वेक्टर फील्ड होती है सीधी सीधी, उससे रोटेशनल फील्ड में कन्वर्ट कर लेता है, तो इसे कहते हैं हम कर्ल का ऑपरेशन। तो ये फर्क है एक कॉन्सेप्ट का। अब इसमें एक और चीज़ है, ये देखें, ये है डाइवर्जेंस, डाइवर्ज हो रही है वेव्स, फील्ड्स, लाइंस ऑफ फोर्सेस। और अगर इसको देखें आप तो ये कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर। और अगर आप इसको देखें तो ये वेक्टर फील्ड है जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, अब इसको देखें आप, कर्ल ऑफ फील्ड क्या है, कि देखें वेक्टर फील्ड तो है और डायरेक्शन भी है इनकी। तो वेक्टर फील्ड्स को रोटेशनल वेक्टर फील्ड बनाना, यानी इन सबको गोल 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 घुमाना, उसके लिए हम कर्ल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? तो कर्ल ऑपरेटर जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है वो ये है, ये आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट है, यानी वेक्टर फील्ड। और वेक्टर फील्ड को रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड हम किससे बना सकते हैं? कर्ल के जरिए। तो कर्ल वो ऑपरेटर है जो एक वेक्टर फील्ड को रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में डाइवर्जेंस कन्वर्ट कर देता है। और ग्रेडियंट का ऑपरेशन ये है जो स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं उसको। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी।